Hello everyone, welcome to second part of chapter 1 class 10th geography resources and development. फर्स्ट पार्ट में आपने क्लासिफिकेशन देखा रिसोर्सेज का. इस पार्ट में आप डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखोगे और उसी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप इस पार्ट में देखने वाले हो. डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वी नो दैट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री. तो रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स ने क्या मान लिया? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. इट वॉज बिलीव्ड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स यूज्ड दैम इनडिस्क्रिमिनेटली. बिना सोचे समझे उसको यूज़ किया जाने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई. देखती हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई उसमें. नंबर 1, accumulation of resources in few hands, means the society divided into two segments, haves and have nots. दो पार्ट्स में बट गई सोसाइटी, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और दूसरा जिसके पास नहीं है, मीन्स रिच एंड पुअर. एक लैंडलॉर्ड, एक लैंडलेस. तो इस तरह से सोसाइटी में एक डिवीज़न बन गया रिच और पुअर के बीच में. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, environmental pollution, land degradation, soil degradation, number of problems were caused due to indiscriminate use of resources. तो इसके लिए solution क्या हो? सोशल साइंटिस्ट ने आइडिया दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशंस. कि डेवलपमेंट तो हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा हो जिससे एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो और फ्यूचर जनरेशंस के इंटरेस्ट्स के साथ भी कोई समझौता ना हो. रिसोर्स प्लानिंग, अ प्लान फॉर वाइज एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. वाई रिसोर्स प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री? इन इंडिया there are some regions which are rich in one type of resources and lack of other type of resources. For example, in Arunachal Pradesh there is abundance of water resource but lack of infrastructure. In Rajasthan there is rich resource of wind and solar energy but lack of water resources. In Ladakh there is rich heritage, cultural heritage, but there is lack of water resources and infrastructure. So resource planning is very important for the country. There are 3 steps of resource planning. One by one we'll see. Number 1, identification and inventory. आइडेंटिफाई करना रिसोर्सेज को, इन्वेंट करना. दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन फॉर एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज. नंबर 2, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर. दिस इन्वॉल्व्स एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप टू अप्लाई डेवलपमेंट प्लान. नंबर 3, मैचिंग ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान. लैंड यूटिलाइजेशन. आइए देखते हैं कि लैंड को किन किन पर्पसेस से यूज़ किया जाता है. नंबर 1, फॉरेस्ट्स. फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए और किसी भी कंट्री के 33% पार्ट पर फॉरेस्ट होने चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी. नंबर 2, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर. इसमें बैरन एंड वेस्ट लैंड शामिल है. एक तो जिस पर कि बैरन है, बंजर ज़मीन जहाँ पर खेती नहीं हो सकती, और वेस्ट लैंड जहाँ पर खेती करते नहीं हैं, दूसरे पर्पसेस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, वेस्ट पड़ी हुई है उसको नहीं की जाती खेती. इसके अलावा लैंड पुट टू अदर पर्पसेस जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, रेलवे लाइंस हैं, उन एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर जो है वो नहीं होती है. तो लैंड नॉट पुट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. इसमें एक तो परमानेंट पास्चर्स हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर भी फसलें नहीं उगाई जाती हैं. इसके अलावा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रोव्स के लिए है, अलग अलग तरह के ट्रीज़ उगाए जाते हैं, उसको भी हम काउंट नहीं करते नेट्स ऑन एरिया में. थर्ड टाइप की जो है वो है
कल्टिवेबल लैंड, ये वो लैंड, कल्टिवेबल लैंड भी बोल सकते हैं आप इसको, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है, ऐसी लैंड है ये जो 5 ईयर से ज़्यादा समय तक खाली रहती है। मीन्स जब फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए किसी भी लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है 5 ईयर्स से भी ज़्यादा, तो उसको कल्टिवेबल वेस्ट लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट है फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स एक करंट फॉलो और अदर देन फॉलो, दो टाइप्स की होती हैं। अभी जो हमने कल्टिवेबल वेस्ट लैंड देखा वो भी एक तरह की फॉलो लैंड है, लेकिन वो 5 ईयर से ज़्यादा तक खाली छोड़ी गई है। तो जो करंट फॉलो है वो ऐसी है जो 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर तक खाली पड़ी हुई है, फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए उसको छोड़ा गया है। और अदर देन फॉलो लैंड्स तो हमने अभी देखा 1 ईयर तक, और दूसरे में देखा था 5 ईयर से ज़्यादा। तो 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच के टाइम में मीन्स मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इतने समय के लिए जो लैंड को खाली छोड़ा जाता है फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए, उसको अदर देन फॉलो लैंड की कैटेगरी में रखा गया है। और लास्ट है नेट सोन एरिया, क्योंकि जो लैंड है किसी भी कंट्री के लिए उसमें नेट सोन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टाइप का, एक तो नेट सोन एरिया, एक ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, 2 टाइप्स का एरिया है। तो नेट सोन एरिया उस एरिया को बोलते हैं जहाँ पर जो फसल उगाई जाती है। सपोज़ आपके पास 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है और आपने उसमें 1 ईयर में 3 क्रॉप्स उगाई। पहले आपने वीट उगाया, फिर कोई वेजिटेबल उगाई, फिर आपने पैडी उगा लिया, 3 फसलें उगाई। लेकिन हम उसको नेट सोन एरिया में एक ही बार काउंट करेंगे कि आपने 2 हेक्टेयर लैंड पर 1 साल के लिए फसल उगाई। लेकिन जब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है तो हम उसको 3 टाइम्स काउंट करते हैं। मीन्स नेट सोन एरिया एंड जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है, ये नेट सोन एरिया को जब जोड़ दिया जाता है, जितनी फसलें 1 साल में उगाई गई, तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बन जाता है। तो इस तरह से जो लैंड है हमारे कंट्री में उसको यूटिलाइज किया जाता है। लैंड रिसोर्स, लैंड इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑल क्रिएचर्स। वी लिव ऑन लैंड, लैंड सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनी मोर थिंग्स। नाउ let us see important relief features of India. इंडिया में कौन कौन सी रिलीफ फीचर्स पाई जाती हैं? 43% पार्ट पर प्लेन है इंडिया में, जो कि एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। माउंटेन्स आर ऑन 30% एरिया, मीन्स माउंटेन्स आर द सोर्सेज ऑफ पेरेनियल रिवर। जो 12 नदियाँ बहती हैं वहाँ वाटर जो है वो माउंटेन से ही आता है। माउंटेन्स से निकलने वाली रिवर्स जो हैं वो पेरेनियल होती हैं, आपने 9th क्लास में सीखा था। प्लेट्यू 27% एंड प्लेट्यूज आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। लैंड डिग्रेडेशन, द लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड। जब लैंड जो है फर्टाइल नहीं रहती, फसलें उगाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती, या दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज़फुल नहीं रहती, उसको बोलते हैं कि लैंड का डिग्रेड होना। कॉजेज़ क्या हैं इसके, आइए देखते हैं। माइनिंग साइट्स आर अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन। जब मिनरल्स की खुदाई की जाती है उसके बाद खुला जो रह जाते हैं वहाँ पर ट्रेसिस और जो है स्क्रैचेस होते हैं, ये जो खुली जगह हैं इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होती है। डिफॉरेस्टेशन भी होता है माइनिंग के कारण। सेकंड है ओवर ग्रेसिंग। जो स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पर लैंड डिग्रेड होने का मेजर कॉज ओवर ग्रेजिंग रहा है, बहुत ज़्यादा पशुओं की से चराई कराना ज़मीन की। थर्ड है ओवर इरीगेशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज़ हेयर इज़ वी कैन से over irrigation. Due to over irrigation land becomes saline and alkaline. जो सॉइल है वहाँ पर सॉल्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, pH लेवल बढ़ जाता है और फसल उगाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती है। मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड ग्राइंडिंग ऑफ कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री। जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जब ग्राइंड किया जाता है तो ये जो धूल उड़ती है सोप स्टोन्स को या जो लाइमस्टोन है उसको पिसाई करने से जो धूल उड़ती है वो मिट्टी पर जम जाती है एंड इट रिटार्ड्स द कैपेसिटी ऑफ लैंड
मीन्स द वाटर है वो ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है एंड रिटार्ड्स द कैपेसिटी ऑफ लैंड टू होल्ड वाटर, जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है. इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो द मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बिकॉज वेस्ट एफ्लुएंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर लेफ्ट on the land without treatment. So, these are the causes of land degradation. Rest part of chapter you will see in next video. Have a good day.